अब जो अगला टॉपिक है वो है लवण। लवण उदासीन होता है, ये तो तुम लोगों को पहले से मालूम है। जहां अम्ल अम्लीय प्रकृति दिखाता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। वहीं क्षार क्षारीय प्रकृति वाला पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होता है। उसी तरह लवण जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है इसको हम कहते हैं उदासीन। पर हाँ, कुछ लवण ऐसे जरूर होते हैं जिसमें या तो थोड़ा सा अम्लीय गुण होता है या थोड़ा सा क्षारीय। तो हम साधारण भाषा में कहेंगे कि लवण जो होता है वो उदासीन होता है, पर कुछ लवण तुमको अम्लीय क्षारीय दोनों मिलेगा। अब लवण कहते किसको हैं? तो याद होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान पढ़े थे हम सब कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। तो उसी परिभाषा को थोड़ा सा बदल देते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको लवण कहते हैं। तो थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया गया कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। इसका उदाहरण तो तुम सब पहले ही ढेर सारा देख लिए हो। मान लो कोई अम्ल हो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको अभिक्रिया करा दे किसी एक क्षार से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये तुम्हारा अम्ल है, ये तुम्हारा क्षार है। ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनेगा NaCl और प्लस H2O। ये तुम्हारा लवण है और ये है जल। इस लवण का नाम हो गया क्या? घरेलू इस्तेमाल में आने वाला साधारण नमक। तो ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है लवण और जल। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अगर तुम देखो H2SO4, ये एक अम्ल है जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसको अगर अभिक्रिया करा दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 से, तो ये भी तुम्हारा अम्ल हुआ और ये हुआ तुम्हारा क्षार। और जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप भी लवण ही बनेगा। वो कौन सा लवण होगा? तो वो लवण होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और प्लस इसके भी आखिरी में जल का ही निर्माण होगा। तो इस तरह से कभी भी लवण बनाना हो तो उसके लिए एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया होती है। होने को अम्ल को अगर धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तब भी लवण बनता है, पर मोस्ट कॉमन एग्जांपल यही है, इसलिए परिभाषा भी इसी के अकॉर्डिंग चलता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। अब कुछ महत्वपूर्ण लवण है जिसको इस चैप्टर में पढ़ना है। उन महत्वपूर्ण लवण, ऐसे वो 5 ही है, उन 5 को हम सब देखेंगे। उस 5 से पहले हम सब लवण के भौतिक गुणों को देखते हैं। लवण के भौतिक गुण देखने के बाद उन 5 लवणों के नाम हम जानेंगे जिनको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए लवण के भौतिक गुणों को देखते हैं। तो अब देख रहे हैं लवण के भौतिक गुण। लवण के भौतिक गुण क्या हो जाएंगे? तो 5 पॉइंट लिख दिया गया है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। प्रायः सभी लवण जो होते हैं वो ठोस होते हैं, क्रिस्टल रवा के रूप में, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तुम्हारे सामने एक मोस्ट कॉमन लवण की बात करें तो हम नमक देखते ही हो, साधारण नमक, वो भी क्रिस्टल दाने के रूप में होता है। तो साधारण नमक उसका उदाहरण है ही। तो जितने भी लवण होते हैं प्रायः सभी लवण ठोस होते हैं। उसके अलावा गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इन दो शब्द से पहले से वाकिफ हो, मत कहना कि ये क्या होता है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है, और वो तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है। क्वथन जोड़ अंक, अंक का मतलब तापमान मान लो, और क्वथन मतलब होता है उबलना, तो उबलने वाला तापमान। गलन शब्द समझते हो, गलन जोड़ अंक, गलन बोलो या गलना बोलो। तो गलन का मतलब हो गया गलना और अंक का मतलब हो गया तापमान। तो जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलना यानी पिघलना शुरू करता है। तो गलनांक और क्वथनांक शब्द को अच्छे से पकड़ लो, शब्द में परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तंग करने के लिए कभी कभी साधारण तरीके से पूछ दिया जाता है क्वथनांक किसे कहते हैं। अब चीज तो ये बहुत जूनियर क्लास का है, पर सीनियर तक आने के बाद भी क्वथन का मतलब लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए सावधान रहना। तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी जिस तरह से तुम कहते हो ना कि बर्फ 0 डिग्री पर पिघलने लग जाता है, तो बर्फ का गलनांक क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू कर देता है, तो जल का क्वथनांक क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हुआ ना। वैसे ही कोई लवण की बात करो तो वो कब गलेगा और कब उबलेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। और ये हमेशा याद रखो, तुमसे पूछा जाए बर्फ के उबलने की बात, तो क्या बर्फ सीधे ही उबलने लगता है?
नहीं, पहले वो पिघलता है, जल बनता है और तब उसके बाद उबलता है। यानी हर पदार्थ का गलनांक क्वथनांक से कम होता है। पहले गलनांक और तब क्वथनांक। इतना तापमान मिला कि वो पिघल गया, फिर उसके बाद और तापमान मिला तो वो उबल गया। तो वो वाला हिसाब है यहाँ कि जिसका गलनांक उच्च होगा उसका क्वथनांक और उच्च होगा। तो इसको पिघलाने के लिए भी ढेर सारा तापमान चाहिए, और जब ये पिघलेगा तब कहीं जाके ये उबलेगा। तो गलनांक और क्वथनांक दोनों बहुत 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 उच्च होता है। आगे बात समझ में। घुलनशील, जितने भी लवण है वो जल में घुलनशील होते हैं, ये तुमको पता ही है। लवण जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलेंगे, इसलिए तो नमक जो है वो पानी में घुल जाता है। लेकिन जब पानी को उबालते हो तो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, नमक यानी लवण वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि लवण को उबलने के लिए तो ढेर सारा तापमान चाहिए, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाता है। तो घुलनशीलता समझ गए। अब देखो, लवण अगर पानी में घुलेगा तो क्या होगा? NaCl एक लवण है, ये पानी में घुलेगा तो क्या होगा? 2 आयन में टूटेगा। Na प्लस में और Cl माइनस में 2 आयन में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और टूटेगा तो ये दोनों आयन कहाँ मौजूद होंगे? ये दोनों आयन पानी में ही मौजूद होंगे, क्योंकि इसको तुम जल में घुलाए हो। तो जल में जब ये घुलेगा तो 2 आयन में टूटेगा। आयन कहाँ होगा? पानी में। और तुमको मालूम है जिस भी जल में आयन होता है वो विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। इसलिए लवण का जलीय विलयन भी विद्युत का चालन करता है। तो विद्युत का चालन करेगा कौन? लवण। कब? जब ये जलीय अवस्था में होगा, यानी विलयन के रूप में होगा। सिर्फ लवण ही क्यों, अम्ल और क्षार दोनों में हम यही बात बताए हैं कि अम्ल भी जल में जाता है तो आयनों में टूट जाता है और आयन विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल के लिए उस आयन का नाम बता दिया गया H+ आयन। उसी तरह जब क्षार की बात आई तो क्षार के बारे में भी यही कहा गया कि जब वो जल में घुलता है तो आयनों में टूट जाता है और यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। और वहां मोस्ट कॉमन बार बार मिलने वाला आयन था OH- आयन, तो वहां इसका नाम ले लिया गया। अम्ल में बोला गया H+ आयन के कारण विद्युत का चालन होता है, जबकि कोई भी आयन होता तो विद्युत का चालन होता। क्षार में OH- आयन के कारण बोला गया कि विद्युत का चालन होता है। लवण में आयन का नाम ना लेके हम सब सीधे कहते हैं कि लवण जब जल में घुलता है तो आयनों में टूट जाता है और ये आयन विद्युत का चालन करते हैं। इसलिए लवण का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालन करता है। समझ गए ये भी पॉइंट। और आखिरी है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के बारे में अभी तक बहुत खास चर्चा नहीं हुई है, पर तुम आयनिक यौगिक के अलावा और किसी यौगिक के बारे में अभी तक ढंग से जानते भी नहीं हो, क्योंकि तुमको हम पहले ही बताए हैं इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से ही तुम्हारा यौगिक तैयार हो रहा है। सोडियम क्लोराइड क्यों तैयार हुआ? क्योंकि सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 थी, उसका वैलेंसी संयोजकता जो है वो निकला था +1। क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 थी, इसका वैलेंसी यानी संयोजकता निकला था -1। और फिर जो बना था Na+1 और Cl-1 कट के बना NaCl। तो यहाँ कटने का मतलब कटना किस, यहाँ कुछ जगहों पर कटता है और कुछ जगहों पे स्थानांतरित होता है, अदला बदली होता है। मालूम है ना, एक था तो कट गया, 2 होता तो अदला बदली होता। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है ना उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से जो यौगिक बनता है उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। और तुम अभी तक यौगिक बनाने का यही तरीका जाने हो, कोई और तरीका अब तक तुम नहीं जान रहे हो? और कोई तरीका जान रहे हो क्या? तो इसलिए तुम जितने यौगिक को जानते हो वो सारा यौगिक आयनिक यौगिक ही है। जो भी लवण हो, जैसे भी बनाओ, मान लो हम बात कर दे तुम्हारे सामने सोडियम और सल्फेट की। सोडियम सल्फेट तो इसका +1 होता है और इसका -2 होता है, तो कटेगा नहीं, अदला बदली होगा तो क्या बनेगा? Na2SO4। ये भी एक लवण है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का अदला बदली हुआ है, इसलिए ये भी आयनिक यौगिक होगा। तो जितने लवण होते हैं सब क्या होते हैं? आयनिक यौगिक ही होते हैं। तो यही कहा गया कि सभी लवण आयनिक यौगिक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण लेन देन से तैयार होते हैं। समझ में आ गया बात?
अगला टॉपिक है लवण के कुछ उदाहरण। सारे उदाहरण नहीं देखेंगे, इस चैप्टर में हमको कुछ गिने चुने लवण के बारे में पढ़ना है, तो हम उन सारे लवण का उदाहरण देखते हैं जिसको इस चैप्टर में पढ़ना है। कुल 5 है, पांचों को देखते हैं। तो लवण के कुछ उदाहरण तुम्हारे सामने आ गए हैं। पहला है साधारण नमक, पढ़ना है इस चैप्टर में। साधारण नमक रासायनिक नाम क्या होगा? पहले रासायनिक सूत्र देखो। रासायनिक सूत्र होगा NaCl, और इसका जो रासायनिक नाम होगा वो नाम होगा सोडियम क्लोराइड। ये हो गया साधारण नमक का रासायनिक नाम और उसके यौगिक का सूत्र या उसका सूत्र, रासायनिक सूत्र जिसको कहते हो। अगला है धोवन सोडा। धोवन सोडा होता है Na2CO3.10H2O। चूंकि पढ़ना है इसलिए एग्जैक्ट सूत्र लिखा जा रहा है, नहीं तो लोग साधारण भाषा में Na2CO3 बोलकर भी छोड़ देते हैं। ये है तुम्हारे धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। ये जल क्या करता है ना, सर्फ देखे हो ना, सर्फ क्रिस्टल के रूप में होता है, दाने के रूप में होता है, और कोई भी चीज दाने का शेप तभी ले सकता है जब उसमें थोड़ा बहुत जल का अंश हो, इसलिए 10H2O लिखा जाता है। तो इसका सीधा साधारण नाम तो हो जाता सोडियम कार्बोनेट, पर जल होने के कारण इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ डेका का मतलब हो गया 10, 10 है इसलिए डेका बोला गया गिनती बताने के लिए, और हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर। तो ये हो गया तुम्हारा धोवन सोडा। खाने वाले सोडे की बात करें तो इसका नाम होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बोले थे HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी, पहले चैप्टर का वही लिस्ट। तो इस तरह से खाने वाले सोडा का सूत्र क्या हो गया? रासायनिक सूत्र NaHCO3 और नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ गए? अब है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण से पता नहीं तुम लोग परिचित नहीं हो, पर अगर इसको इंग्लिश में लिखे ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर नाम सुन के रखे हो, वो जो जल की सफाई के लिए घर के आसपास छिड़काव करते हैं, गंदे पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, या नदी नालों में भी छिड़क देते हैं ताकि उस पे जो कीड़े मकोड़े पनप रहे हों वो मर जाएं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो होता है CaOCl2। ओरिजिनल सूत्र इसका ऐसे लिखा जाता है CaOCl ब्रैकेट क्लोज फिर से Cl, पर अब थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है तुम सबके समझने के लिए, और नाम लिख दिया गया है CaOCl2। देख रहे हो ना? तो ये फॉर्मूला हो गया CaOCl2, और इस फॉर्मूला के हिसाब से जो इसका रासायनिक नाम होगा वो कहलाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देख रहे हो? और आखिरी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वो है जो टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, प्लास्टर करने के काम आता है। तो इस हिसाब से जो इसका फॉर्मूला होगा, रासायनिक सूत्र होगा, वो सूत्र होगा CaSO4.12H2O। इसको भी पाउडर बनाने के लिए इसमें जल की उपस्थिति जरूरी होती है। तो कितना जल मौजूद होता है? आधा अणु, जल का आधा अणु, हाफ H2O। ये हो गया तुम्हारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। और अगर इसका नाम पूछे तो इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। देखो CaSO4 है तो कैल्शियम सल्फेट होगा, H2O था तो हाइड्रेट है, इसका भी हाइड्रेट होगा। और ये जो हाफ है, हाफ के लिए लिखा जाता है अर्ध, हाफ, हेमी, सेमी जो तुम वर्ड यूज करते हो, तो हिंदी में कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या फिर इंग्लिश में बोलोगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, जैसे हेमीस्फेयर आता है अर्धगोले के लिए हेमीस्फेयर वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही अर्ध के लिए यहाँ भी हेमी यूज किया जाता है, और नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अर्ध मतलब
आधा। तो ये हो गया तुम्हारा वो 5 लवण जो इस चैप्टर में हमको पूरी तरह से पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? तो आज हम सब टारगेट करते हैं साधारण नमक को, बाकी को धीरे धीरे देखेंगे, और जैसे ये सब खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है फटाफट करो। साधारण नमक का रासायनिक नाम बताएं तथा यह प्रयोगशाला में कैसे तैयार किया जाता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र दोनों हम सब अभी अभी देख लिए हैं। साधारण नमक यानी NaCl और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब है कि ये प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उस पर तो हम आते हैं, पर उससे पहले तुम सब बताओ कि क्या तुम सबको पता है कि नमक कैसे तैयार किया जाता है, कहाँ से तैयार किया जाता है? बिल्कुल, समुद्र में तैयार होता है। खारा जल नदियों का नहीं होता है, खारा जल समुद्रों का होता है, मालूम है ना? समुद्र में खारा, उसके 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 पीछे भी एक कहानी है। खारा जल, समुद्र का जल खारा क्यों होता है, सुना है ना कहानी? हाँ, चक्की वाला, चक्की चक्की नमक दे। एक एक ब्राह्मण था, सुनो कहानी सुनो। एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण, पूजा पाठ में तो लीन रहता था, लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं थी। घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। घर में 2 प्राणी थे, खुद और उसकी पत्नी। बहुत मुश्किल से चल रहा था, तो बहुत 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 बुरा हाल था घर का। तो एक दिन तंग होके, परेशान होके अपने जिंदगी से वो भगवान से प्रार्थना करता है कि कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर की स्थिति सुधर जाए। तो वही भगवान प्रकट होते हैं और उसको एक चक्की देते हैं, कहते हैं इस चक्की को तुमको अपने आंगन को नीप के एक पीढ़े पर रख देना है, और फिर इस चक्की से जो तुम मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, खाने पीने अनाज का सामान जो भी तुमको मांगना है वो मिल जाएगा। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है, चक्की लेता है, आता है, अपनी पत्नी को कहता है कि गोबर से आंगन को नीपो, वहां पीढ़ा पीढ़ा रखो और उस पर इस चक्की को रखो। चक्की रखता है, तो फिर चक्की रख के ये अनाज मांगता है। जो भी अनाज मांगता है, सिर्फ अनाज ही शायद उस चक्की से मिलता था, तो जो अनाज मांगता है वो अनाज उसको मिल जाता है। अब अनाज तो मिलता है, तो क्या करता है, शुरुआत में चलो घर के लिए जितना जरूरी है उतना अनाज वो मांग लेता है, और फिर धीरे धीरे उसी अनाज को लेके, यानी जरूरत से ज्यादा लिया और फिर बाजार में गया, बेचा, उस पैसे से बाकी जरूरत अपना पूरा करने लगा। तो धीरे धीरे उसका घर, उसकी स्थिति जो है वो सुधरने लग जाती है। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता है, उसको थोड़ा सा शक होता है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो पता करते करते, छुप के देखते देखते उसको पता चलता है कि अरे इसके पास तो चक्की है, चक्की से जो भी मांगता है वो इसको मिल जाता है। तो वो प्लान करता है इस चक्की को चोरी करने का, और संजोग से एक दिन मौका मिलता है और वो इस चक्की को चोरी कर लेता है। चक्की को चोरी करता है, नाव पर बैठता है और चक्की को लेके कहीं और नदी पार, समुद्र पार जाने की कोशिश में लग जाता है, ताकि वापस ही हमको कभी ढूंढ ना पाए। तो भाग तो जाता है चक्की लेके नाव पे, लेकिन नाव पर ही उसको शक होता है कि पता नहीं चक्की सही है कि नहीं है। वो सोचता है कि क्यों ना नाव पर ही एक बार हम इसको जांच ले। नाव पर उसको जांचने के लिए वो नाव पर ही बोलता है चक्की चक्की नमक दे। अब चक्की नमक देना शुरू हो जाता है, नमक देता जाता है, देता जाता है। अब चूंकि ये तो चक्की से नमक मांग लिया था, इसको मालूम नहीं था कि चक्की नमक देना बंद कैसे करेगा। ब्राह्मण के पास जब चक्की आया ना, तो भगवान उसको बता दिए कि देखो इस चक्की से जो भी मांगना होगा मांग लेना, और जब तुमको लगे कि तुम्हारा जरूरत पूरा हो गया है तो इस पर एक लाल कपड़ा डाल देना, ये वो अनाज देना बंद कर देगा। चोर को ये बात पता नहीं था, पड़ोसी को ये बात पता ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ, मांग तो लिया उससे, लेकिन मांगने के बाद उसको पता नहीं था लाल कपड़ा डालना है, वो लाल कपड़ा डाल नहीं पाया। और चूंकि वो लाल कपड़ा नहीं डाल पाया तो चक्की नमक देना बंद ही नहीं किया। बंद नहीं किया तो नाव पर इतना नमक जमा हो गया कि वो नाव को डुबा दिया, नाव को डुबाया, उस चोर को डुबाया, और चक्की खुद भी पानी के अंदर चला गया। और कहा जाता है कि वो चक्की आज भी समुद्र के अंदर उतना ही नमक दे रहा है, वैसे ही नमक दे रहा है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। तो यह है लोक एक लोक कथा। इसलिए तो इसको लोक कथा कहते हैं कि
हमारे क्षेत्र विशेष में पनपा एक कथा है और जो ये बताता है कि समुद्र में इतना सारा नमक क्यों है। बहुत सारी कहानियां है ना जो साइंस साइंस से इतर लोगों ने एक भ्रांति बना ली है कि हाँ किसी न किसी कारण से। अब तुमसे कोई पूछेगा कि ग्रहण क्यों लगता है तो तुम उसको साइंटिफिक लॉजिक देना शुरू करोगे, लेकिन वहीं तुम किसी पुराने आदमी से जाके पूछ के आओ कि ग्रहण क्यों लगता है तो उनका बड़ा एक अजीब सा जवाब होता है कि तुम जो दातुन करते हो, दातुन को फेंक देते हो, वो दातुन लेके जो शैतान होता है वो सूरज और चंद्रमा में सटाने जाता है, और सटाने के क्रम में जब सूर्य या चंद्रमा अपने आप को ढकना चाहता है तो ग्रहण लग जाता है। सुने हो कि नहीं ऐसा कहानी? तो ये सब है ग्रहण के पीछे का पुराना लॉजिक। तो इसलिए कहा जाता है दातुन जब भी करो तो दातुन को धो के तब फेंको, सीधे मुंह से निकाले और फेंक दिए ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा कुछ हिसाब चलता है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी, मतलब हर चीज के पीछे ही दो तरह का साइंटिफिक लॉजिक एक तरफ है, क्योंकि सारे आदमी विज्ञान को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, इसलिए विज्ञान को कहीं ना कहीं अपने धर्म, अपने लोक कथाओं से जोड़ के रखना बहुत जरूरी होता है ताकि आदमी मान सके। अभी देखो किसी के चले जाने पर हम लोग टकले होते हैं ना। अब विज्ञान कहेगा कि आपके टकले होने से आपका बाल घना होता है, आपके टकले होने से बाल में मजबूती आती है। कोई आदमी टकला होने नहीं जाएगा, किसको पड़ा है अपना शौक, अपना मतलब फैशन खराब करने का? कोई टकला नहीं होगा। तो वहां क्या किया गया, विज्ञान धर्म के साथ जोड़ा कि जब आपके घर में किसी की मृत्यु होती है तो आप टकले हो जाइए, ये आपका धर्म कहता है, आपका धर्म ग्रंथ कहता है। हम ठीक है धर्म में जुड़ा हुआ है, उसके बाद को तो हम सब काट नहीं सकते, हम सब टकला होना शुरू कर दिए। अब फैशन दिमाग में होगा भी, फिर भी हम सब धर्म के खिलाफ तो नहीं जाएंगे तो हम टकले होते हैं। लेकिन इसके पीछे इसका वैज्ञानिक लॉजिक भी है ना कि विज्ञान कहता है बाल मजबूत करना है, बाल घना करना है, आप टकले होइए। तो विज्ञान जानता है कि सिर्फ विज्ञान की बात बोलेंगे तो बहुत कम आदमी मानेगा और बहुत देर से मानेगा, इसलिए सीधा सा हिसाब होता है कि भाई धर्म से जुड़ गया, धर्म में लिखा है आपको गंजा होना है, आप गंजा होइए, अब आपके फैशन से आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब है हिसाब। वही बात है। तो समुद्र में नमक कैसे आता है इसका तुम सब छानबीन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नमक उत्पन्न होने उत्पत्ति के दो कारण, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि समुद्र का जो जल होता है ना, मान लो समुद्र कहीं बह रहा है, इससे पानी जा रहा है, इसमें खारा पानी है, तो इससे थोड़ा सा एक पतला सा रास्ता बना के एक बड़ा सा गड्ढा कर लिया जाता है। इस गड्ढा में आके पानी, समुद्र का पानी इसमें आके जमा हो जाता है। फिर धीरे धीरे धूप के कारण इसका सारा पानी वाष्पित हो जाता है और पानी के साथ जो नमक आया होता है वो इसी जगह पर जमा रह जाता है। फिर इस नमक को लिया जाता है, फैक्ट्रियों में जाके इसको थोड़ा सा और शुद्ध किया जाता है और फिर पैकेजिंग करके बेच दिया जाता है। तो ये पहला तरीका है प्रकृति से नमक प्राप्त करने का। दूसरे तरीके की बात करें तो एक रॉक सॉल्ट होता है, चट्टान ही ऐसा होता है जो नमक देता है। मतलब चट्टानों के बीच कोई ऐसा जगह जहां कभी नदी समुद्र हुआ करता था, जिसमें खारा जल था, किसी कारण से वो समुद्र सूख गया और सूखने के बाद वहां किसी तरह का चट्टान पनप जाता है, तो इस चट्टान में ये सारे नमक जो होते हैं जमा होते हैं। उस जगह चट्टानों की अगर उत्पत्ति हो रही होती है तो उन चट्टानों में फंसा होता है कौन? इसी समुद्र का नमक। नमक उस चट्टानों के बीच फंसा होता है और उस तरह के चट्टान को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, उससे भी हमको नमक की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दो प्राकृतिक तरीका है, प्रकृति से मिलने वाले नमक का तरीका है। और तीसरा जो कि यहाँ बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में नमक कैसे बनाया जाता है, तो वो तीसरा तरीका तो अभी कितनी ही बार देख चुके हो तुम सब। कहा जाता है कि जब भी हम किसी अम्ल को, तो कौन से अम्ल को? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि यहाँ साधारण नमक बनाना है, लवण बनाना होता था तो हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बना देते थे, अब साधारण नमक बनाना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक बनता है और जल बनता है। तो ये साधारण नमक बना कब? जब एक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएं, तो लवण यानी साधारण नमक बन गया और जल बन गया। तो प्रयोगशाला में साधारण नमक ऐसे ही तैयार किया जाता है। यह है साधारण नमक तैयार करने का प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि समझ गए? दो प्राकृतिक विधि भी तुम देख लिए कि वो दो विधियां क्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम सब जल्दी से देखते हैं साधारण नमक के उपयोग। तो साधारण नमक का जो सबसे पहला उपयोग है ना, वो है
साधारण नमक का इस्तेमाल होता है खाने वाला सोडा या धोवन सोडा के निर्माण में, यानी ये दोनों ही सोडा तुमको पढ़ना भी है। लवन में जो 5 नाम लिखे थे उसमें ये दोनों था, खाने वाला सोडा भी था, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, और धोवन सोडा भी था। तो इन दोनों सोडा को बनाने में साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तो साधारण नमक का पहला उपयोग तो यही हो गया इसके निर्माण में, देख रहे हो ना। दूसरा क्या है, परिरक्षण वर्ड सुने हो, प्रिजर्वेशन वर्ड सुना है आपकी नहीं, प्रिजर्व करना। हाँ, तो प्रिजर्व करना वही हो गया परिरक्षित करना, सुरक्षित रखना, लंबे समय तक उपयोग के काबिल बना के रखना। तो अचार को हम सब प्रिजर्व करते हैं। अचार को कैसे करते हैं, तो धूप में सुखा के फिर तेल मसाला डाल के उसको बंद करके रखते हैं। बाद में तेल मसाला डालने के बाद भी अगर वो नमी के संपर्क में आ गया तो वो खराब हो जाएगा, ये तो मालूम होगा। तो मांस मछली को परिरक्षित करने के लिए साधारण नमक का इस्तेमाल होता है। परिरक्षण के लिए यानी प्रिजर्वेशन के लिए, मांस मछलियों को प्रिजर्व करना है, लंबे समय तक उपयोग के काबिल बना के रखना है, तो पहले उसको सुखाया जाता है, फिर उसके ऊपर नमक का लेप चढ़ाया जाता है, नमक का घोल चढ़ाया जाता है, और तब उसको सुखा के फिर से पैक करके रख दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक उपयोग के काबिल बना रहे। विदेशों में इसका इस्तेमाल भी होता है, हमारे यहाँ तो हम सब ताजा ताजा खाना पसंद करते हैं, इसलिए इस तरह का कोई सिस्टम नहीं चलता है। तो प्रिजर्वेशन के लिए भी साधारण नमक का इस्तेमाल होता है। बात समझ में आई। इसके अलावे आने वाले समय में पढ़ेंगे हम सब कि साबुन के निर्माण में भी साधारण नमक का इस्तेमाल होता है। और किसी बर्फीले प्रदेश में चले जाओ जहां अक्सर बर्फ गिरता है, तो बर्फ गिरने पर होता क्या है ना कि सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी लेयर जमा हो जाती है, जिसके बाद गाड़ियों का वहां चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो बात को। तो वहां जल्दी से सड़क को क्लियर करने के लिए, जल्दी से उन बर्फों को हटाने के लिए उस बर्फ के ऊपर नमक का छिड़काव कर दिया जाता है। नमक क्या करता है, उस बर्फ को पिघला देता है, बर्फ को तेजी से पिघलाता है, और सड़क जो है फिर से आवागमन के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है किसका, नमक का, बर्फों को पिघलाने के लिए। तो ये हो गया साधारण नमक का उपयोग। कल हम सब एक अभिक्रिया देखेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया, और उसके बाद बाकी लवण की कहानी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए क्लास हम खत्म कर रहे हैं।